नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करते हैं प्रश्न संख्या 6 का का से। इसके पहले सवाल नंबर 5 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लें एक बार, या तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वो भाग भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 6वां का कह निम्नांकित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और ये सवाल दिए हैं वर्ग अंतराल बारंबारता। तो हल करने के लिए वर्ग अंतराल को हम सर्वप्रथम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, और बारंबारता ऐसे, यानी सारणी को ऐसे बनाना ही पड़ता है क्योंकि सवाल में जगह कम बचे भर है ना, तो इसलिए ऐसे दिए जाते हैं। अब इनको हल करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा। तो ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब लिखते हैं एक कॉलम बनेगा इसमें, जब भी बारंबारता क्या है ना, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलते हैं ये समझिए। देखो पहले 14, पहला वाला पद एज इट इज 14, फिर 56 14 70, ठीक 70, तो 7 6 13 130, ठीक। फिर ऐड करो 6 8 3 11 की 1 हासिल 2, ये हो गया। अब इनको 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0। तो बस इसका अगला पद इसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो जो लास्ट में पद आता है ना, उसी को हम लिख लेते हैं n। तो n बराबर 400 आ गया। अब इधर क्या करेंगे, हम निकालेंगे n/2। n/2 बराबर कितना आया, 400/2, तो ये आ जाएगा 200। n/2 200 आ गया। तो अब निकालेंगे यहाँ से माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग बराबर क्या होगा। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में 200 कहाँ आ रहा है, तो 200 जो है ना यहाँ आ रहा है, उसी को घेर लो जहाँ आ रहा हो, ठीक। घेर लेंगे तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा हमारा 30 से 35, ठीक। अब एक सूत्र माध्यिका बराबर क्या होता है वो हम लिखते हैं। तो माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है वो ये होता है। तो अब देखो एल क्या होता है, एल होता है माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट, ठीक। तो यहीं से हम लिख सकते हैं एल बराबर 30, ठीक। n/2 तो ये निकल ही चुका है। CF क्या होता है, ये संचयी बारंबारता में माध्यिका की जो ठीक सामने के ऊपर वाली संख्या को CF से हम लिखते हैं। और देखो F है, F क्या होता है, माध्यिका वर्ग में बारंबारता वाले कॉलम में जो आती है उसको हम F लिखते हैं। और H होता है इन सबके बीच का अंतर, यानी CF बराबर हमारा कितना आ गया 130, और F बराबर 86, और H बराबर इन सबके बीच का अंतर कितना है 5 5 का, तो 5 हो गया। तो अब ये माध्यिका बराबर सूत्र होता है, इसी में ये मान रख दो। तो L का मान 30 है, 30 प्लस n/2, n का मान है 200, CF का मान है 130/86 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 30 प्लस इतने में इतना घटा दो तो बचेगा 70, ठीक, बटे 86 इंटू 5। तो 30 प्लस 7 बना 35, यानी 350/86। अब इतने में इतना भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस का ये 4.07 बार जाएगा, ठीक। तो इसी को हम इधर लिख सकते हैं माध्यिका बराबर इनको जोड़ दो, 30 4 34, तो 34.07, यही इसकी माध्यिका हो गई, ठीक। यही आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का खा कर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है,
और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ऊंचे भवन बना लेते हैं। कितना है, 10 मीटर ऊंचा। तो ये हो गया 10 मीटर ऊंचा भवन हमारा। ठीक, तो इधर की भी क्या होगी, 10 ही तो होगी। अब कहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से यहाँ तक कि केबल टावर हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक, और कहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर देख रहा है तो वो अवनमन कोण बनता है, तो वो है 45 अंश। तो 45 इधर की भी रहेगी। तो कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई टोटल हम मान लेते हैं ये h, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस का 10 होगा कि नहीं। ठीक, अब नामकरण कर दो, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और ये e बिंदु। ठीक, अब चित्र बन गया, आधा सवाल हल समझिए। अब हम पहले, अच्छा इसको पता नहीं है तो x कह लेते हैं, तो x ये दूरी भी होगी। तो पहले त्रिभुज ऊपर वाला ले रहे हैं, त्रिभुज ऊपर का कौन सा, ए बी ई में। अब इसमें कौन सा अनुपात हम लगाएं भाई, हमें देखो आधार का मान पता है और लंब पता है, तो ये अनुपात होता है tan में, tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है। तो tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश। लंब क्या है, h माइनस 10, आधार क्या है x, तो tan 60 का मान √3 बराबर h माइनस 10 बटे x। तो x का इधर √3 का इधर भेज दो, तो ये x बराबर आ जाएगा h माइनस 10 बटे √3। समीकरण 1 बन गया। अब त्रिभुज हम ले लेंगे BDC में, त्रिभुज BDC में, इसमें भी क्या है, हमें देखो लंब का मान पता है, आधार का पता है, तो tan ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना है, 45 बराबर लंब 10, आधार x। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 10 बटे x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 10। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो, तो x का मान कितना है, 10, तो ये आ जाएगा 10 बराबर h माइनस 10 √3, तो √3 का इधर गुणा करा दो, तो 10 इंटू √3 बराबर h माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो √3 का मान हमें सवाल में देर का करा है 1.73 रखिए, तो 10 गुणा 1.73 बराबर h माइनस का 10, इसको इधर ले आओ, तो इनका गुणा करा दो, तो 1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 17.3 और 10 को इधर ला रहा है, तो प्लस का 10 बराबर h। ठीक, तो यहीं से हम लिख सकते हैं आगे इधर, तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दो, 17 10 27.3 है ना, 27.3 मीटर। और यही तो हमसे हल करने को कहा था, पूछा था, जो कि आ गया, तो हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो अब अगला सवाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 का गा। 6 का गा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को के युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। दोनों समीकरण दिए, तो सबसे पहला काम है दोनों समीकरणों को हमें लिख लेना। तो पहला है 2x + y, ठीक, बराबर 5। तो अभी इसको हम समीकरण 1 ना दे करके तो इसको कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं 2x
प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। अब समीकरण 1 का, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको भी यही काम करते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 2। तो वज्र गुणन खंड विधि से जब भी कहते हैं तो बराबर की ओर जो भी होता है 0 को छोड़ करके, तो उसको हम दाईं ओर ले आते हैं। ठीक, कोई भी यदि धनात्मक पूर्णांक है तो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक कुछ भी है, तो ऐसा करते हैं। ठीक, तो अब देखो वज्र गुणन खंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम कहते हैं y के गुणांक से। तो यहाँ y के गुणांक क्या है, 1, तो 1, फिर दूसरा उसके नीचे 2, दूसरे का गुणांक। ठीक, फिर इसके बाद अचर पद, अचर पद कितना है, माइनस का 5, फिर ये माइनस का 8, फिर x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, इसका है ये 2, इसका है 3, और एक बार फिर जो y के गुणांक हैं उनको एज इट इज लिखेंगे, जैसे ये 1 और ये 2। ठीक, अब गुणा कैसे होता है, पहले गुणा इसका इसमें, तब गुणा इसका इसमें, पहले गुणा इसका इसमें, फिर गुणा इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ये होता है। तो अब देखो कराते हैं, पहले जो इनका है उसको लिखते हैं x के बटे, तो 8 एकम 8 यानी माइनस का 8। अब 2 का गुणा 5 में, तो 2 पंचे 10। अब सूत्र में हमेशा माइनस होता है, और माइनस ये, तो माइनस माइनस का ये गुणा बदल के हो जाता है प्लस का 10 बराबर। फिर दूसरा लिखते हैं y बटे, पहले इसका इधर, तो माइनस 3 15, फिर माइनस ये, तो माइनस ये और एक माइनस ये सूत्र का होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो 8 दूना 16 बराबर इसका 2 दूना, इसको जो लिखा जाता है वो 1 के बटे लिखते हैं। ठीक, तो यानी आखिरी वाले जो पदों का है उनका गुणा 1 के बटे लिखा जाता है। तो 2 दूना 4 और प्लस का नहीं, सूत्र में माइनस होता है, 3 एकम 3 ये। तो अब देखो x बटे 10 में 8 गए 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब x का मान ज्ञात करना, तो x को इसके बराबर करा लो, तो x बटे 2 बराबर 1 बटा 1। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। एक बार y को ले लो, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही होगा इस सवाल के आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 6 का है एक रचना है, और वही बात पटरी प्रकार पेंसिल लेकर हम आए नहीं, तो इसलिए इसको ना हल करके अगला सवाल 7 का हल करते हैं। तो 7 का जो सवाल है वो क्या कह रहा है, चलो समझते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल की संख्याएं पूछी है, दो संख्याएं, तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, ये मान लिया। अब प्रथम शर्त क्या है उसके उस पर आ जाओ, तो यहीं से हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या है ये, x माइनस वाई बराबर 180, लेकिन यहाँ क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये है दे रखा है, इसी को कहते हो समीकरण 1। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या करे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या क्या है y, तो इसका वर्ग यानी वाई स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या क्या है x, तो कहा है बड़ी संख्या का 8 गुना है, गुनी गुना जब भी कहे तो 8x। ठीक, अब ये वाई स्क्वायर का मान आ गया, उठा करके समीकरण 1 में रख दो, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो, तो
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मान तो 8x है ना, तो माइनस का 8x बराबर 180। तो इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 8 आ जाए। ठीक, तो 18 दाम 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस के 180 बराबर 0। गुणनखंड करना तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x माइनस का 18 प्लस इतने से 10 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 18 बराबर 0। अब ये x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, एक में x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं ये, यदि x माइनस 18 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 18। एक बार इसको ले लो, यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 10। ठीक, अब ये जो माइनस का 10 है ना, ये हो जाएगा अमान्य। क्यों, इसको जब हम इसमें रखेंगे या अमान्य, तो ये तो माइनस में जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम अमान्य कह दे रहे हैं। ठीक, तो x का मान समीकरण, यानी इसमें इसको 2 कह दो। ठीक, कह दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं भाई। तो समीकरण 2 देखो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x है ना, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का मान कितना है, 18, तो 18। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 18, 18 में 100 नहीं, 18 थे 144। तो यहाँ से जो y का मान आएगा, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक, प्लस माइनस 12 आ गया। तो हमसे संख्याएं पूछा था ना सवाल में, कहा था, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं, अतः संख्याएं बराबर एक तो हो जाएगी हमारी 18, 12 या 18, माइनस 12। ये दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग चाहे धनात्मक संख्या और चाहे ऋणात्मक, दोनों का सदैव धनात्मक ही आता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब अगला नंबर सवाल। अब प्रश्न संख्या 7 के का अथवा भाग देख लेते हैं। देखो, जब आप प्रश्न पत्र में हल करें, तो चाहे तो जैसे ये वाला आ गया तो फिर इसको ना करें, अगर ये आ रहा है तो इसको ना करें। तो इनमें से कोई एक करना होता है, ऑप्शन इसीलिए हमें दिए जाते हैं। चाहे आप जैसे खा में चाहे ये करें चाहे ये करें, जो भी आपको आसान है वो करना है। दोनों की ये तो नंबर काटेंगे वो लोग, हो सकता है मोडी निकले तो। ठीक, तो ऐसी गलती ना करें। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन, तो इसलिए हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या कहा, तो नहीं, ये हमें समीकरण दिए उनको हल करना, तो ऐसे हल करना काफ़ी कठिन होगा, इसलिए मान लेते हैं। तो और यदि ना भी माने तो भी हल होगा, लेकिन हम मान के कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिख देते हैं, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a, कामा 1/3x माइनस वाई बराबर b। इस तरीके से मान लिया। तब क्या होगा, देखो इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं, a रखते, तो ऊपर बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस यहाँ 1/x माइनस वाई बराबर पूरे के b माना, तो ये तो b हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा, एक। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें भी वाह, तो ये 1/3x माइनस प्लस वाई बराबर क्या, पूरा a माना, तो ये a। अब यहाँ से माइनस का 2b बराबर माइनस का 3/4।
अब ये बटे में इसको ख़त्म कर दो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दैट इम्प्लाइज इसका इधर गुणा, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 4 दूना 8 b बराबर माइनस के 3, यही तो रहेगा। इसको समीकरण हम 2 कह देते हैं। एक बार चेक करिए भाई, देखो 4a माइनस 4 दूना 8 और माइनस के 3 बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हम विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से करने के लिए ये देखो 2a प्लस का b बराबर 1 और ये 4a माइनस का 8b बराबर माइनस के 3, ये है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, a के गुणांक बराबर करा रहे हैं, तो 4 दूना 8a, फिर 4 का गुणा इसमें, तो प्लस का 4b बराबर 4 एकम 4, इसका इधर, तो देखो फिर 4 दूना 8a माइनस 2 अट्ठे 16b बराबर 2 तियाँ 6, वो भी माइनस का। तो जब भी समान गुणांक हो, ठीक, और चिन्ह असमान हो समान हो, तो क्या कहते हैं, वो हमेशा संख्या घटाने पर ही कटेगी। तो घटाने पर, तो माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये कट गए, तो 16 4 ये कितने हुए 20b बराबर 6 4 10, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 10/20, तो 10 एकम 10 10 दूना 20, यानी b का जो मान आ गया वो आ गया 1/2। अब ये जो b का मान आया इसको समीकरण 1 में रख दो, तो हम यही चीज़ लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख ही देते हैं। तो समीकरण 1 ये पता है हमें 2a प्लस b है, तो 2a प्लस का b बराबर 1, तो a b का मान है ना, तो 2a प्लस b का मान 1/2 बराबर 1, इसको इधर भेज दो, तो ये 2a बराबर 1 माइनस 1/2, तो 2a बराबर 1/2, 2 को इसके बटे भेज दो, तो यहाँ से a बराबर 1/4 आ जाएगा। a b के मान आ गए। अब ये a b तो सवाल में था नहीं, इसको हमने माना था, तो इनके मान फिर से क्या करो, एक बार रखने पर, तो हम इधर लिखते हैं a व b के मान रखने पर, चलो रख देते हैं भाई। तो a के बराबर ये माना था, तो ये आ जाएगा 1/3x प्लस y बराबर a, तो a का मान 1/4 आया, तो इसको 1/4 उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4, समीकरण इसको 3 कह देते हैं। और ये b बराबर क्या माना था ये, तो 1/3x माइनस y बराबर कितना था b का मान 1/2 आया, तो 1/2 रख दो, उलट दो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4। अब 3 व 4 को जोड़ने पर 3 प्लस 4 ऐड कर दो, तो सीधे देखो ऐड क्यों करे भाई, y के गुणांक है, या तो हल करने पर भी लिख दे, लेकिन यहाँ सीधे y के गुणांक करते हैं तो हम जोड़े देते हैं। तो 3x प्लस वाई और ये प्लस का फिर 3x माइनस वाई बराबर 4 और 2 6 हो जाएगा, y से y कट गए 3 3 6, 6x बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 1 आ गया। अब ये जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो, x का मान 1 में नहीं समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं भाई,
समीकरण 3 कहाँ ये है। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना है 4। अब इधर x का मान 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस का y बराबर 4, इधर भेज दो तो यहाँ से y बराबर 4 माइनस 3 एकम 3, तो y बराबर आ गया 1। अब x बराबर भी 1, y बराबर भी 1 और यही इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अगला जो सवाल है 7 का खाकर एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये तो सबसे पहला काम है, इसमें हम चित्र बनाएंगे। तो ये चित्र बना लेते हैं। ये शंकु हो गया। अब क्या कहा है, एक ठोस शंकु के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का अर्थ होता है इसी पर आधार रखा हुआ है। ठीक, ये अध्यारोपित हो गया। फिर कहा है यदि अर्धगोले का वक्र तथा शंकु का तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, यानी हमें ये कुछ नहीं है मानना पड़ेगा। तो शंकु की ऊंचाई को आप h मान सकते हैं यहाँ से, और ये त्रिज्या को r मान लिया। ठीक, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर r। ऐसा भाई क्यों माना, क्योंकि देखो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों की क्या है, सेम आधार है, तो त्रिज्याएं तो समान होंगी ही होंगी। ठीक है ना। तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर h मान लिया, शंकु की ऊंचाई h मान लिया। अब हल करते हैं। एक बात देखो, हमसे पूछा क्या है, ये तो चीज़ें अभी केवल मानी है। हमसे पूछा एक ठोस एक शंकु के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, यानी वक्रपृष्ठ हमें समान दे रखा, तो शंकु के वक्रपृष्ठ में हमें एल की जरूरत पड़ती है, तो एल भी निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो एल भी हमें पता चल गया। अब कर देते हैं यहीं से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, जैसा कि सवाल में कहा, हमने अपनी ओर से नहीं किया कुछ भी। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, देखो पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आर से ये आर घात से कटेगा, अब पाई से पाई कैंसिल, तो एल का मान ये दे रखे हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा 2r, ये तो बचेगा। अब इधर अंडर रूट है, अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का देंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलो कर दो वर्ग, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक, तो आर को इस वाले को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब एक बात चेक करो, अनुपात किसका निकालना है, तो अनुपात हमें निकालना है
शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का, तो यानी 3 को इसके बटे भेज दो, इसको इसके बटे, तो यहाँ से r² अपान h² बराबर हम लिख सकते हैं 1/3। तो r अपान h बराबर 1/√3। तो इसलिए अनुपात यानी r अनुपात h बराबर 1/√3, वर्गमूल ले लिया दोनों का, और यही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब अगला नंबर सवाल देख लेते हैं, जो कि अंतिम सवाल होगा। अब ये जो अंतिम सवाल है ये है प्रश्न संख्या 7 का खा का अथवा भाग। अथवा भाग जो है क्या करें, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी ये 3 है, 3, इन तीनों को पिघलाया गया है, फिर ये बड़ा वाला गोला बना है, यानी इन्हीं तीनों से ये मिलकर के बना है। तो इन तीनों का एक चीज़ तो बराबर रहेगी, क्या, वो आयतन होगा। ठीक, तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन बराबर करा दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इसका व्यास कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 6 और 6, ये 8, 8, ये भी कितनी, ये 10, ये 10, ये होगी कि नहीं। तो अब इसकी त्रिज्या को हम r1 कह लेते हैं, इसको r2 कह लेते हैं, इसको r3 मान लेते हैं। ठीक, इसको कैपिटल R मान लिया, तो तीनों गोलों का आयतन बराबर होगा इस गोले का। ठीक, तो हम लिख सकते हैं तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। भाई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन्हीं तीनों गोलों से पिघलाकर तो ये बन रहा है, तो आयतन है तो बराबर होगा। तो पहले गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर ये क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये तो होगा। इन सबसे 4/3 पाई कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, r1 का मान कितना है, 6, तो 6 का क्यूब प्लस r2 क्या है, 8, 8 का क्यूब प्लस r3 क्या है, 10, तो 10 का क्यूब। तो इन सब का क्यूब किसके बराबर आ गया, r क्यूब के बराबर। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 चरंग 36, छक्का 216, 8 का कितना, 8 या 64 अट्ठे 512, ठीक है ना, प्लस 10 दाम 100, 1000, इन सबको हम ऐड कर देते हैं बराबर r क्यूब के। ठीक, सबको ऐड कर लो, तो इन सबका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1728 बराबर कैपिटल R क्यूब। तो अब इसका अगर वर्ग घनमूल ले लें तो ये होता है 12 का, तो R क्यूब बराबर, इसको हम 12 का घन के रूप में लिख सकते हैं, पावर से पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ से R बराबर 12 आ गया। तो R बराबर 12 आ गया, तो हमसे पूछा क्या, गोले का व्यास, तो हम कह सकते हैं अतः गोले का व्यास बराबर 12 × 2, क्योंकि R प्लस R व्यास होगा ना, तो 12×2 = 24 सेंटीमीटर। अब यही हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक, तो आशा है ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा।
और तो आगे के जो वीडियो होंगे, आगे के जो सवाल होंगे उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके घंटा को ज़रूर दबा देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।